हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू DSG के टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ 7 जून के करंट पेज लेके। कृपया वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, जो स्टूडेंट रिलेटेड ग्रुप हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि यह उनके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने करंट अफेयर की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश और भारत ने एक दूसरे के मिलिट्री बेस का उपयोग करने का एग्रीमेंट किया है। तो दोस्तों, ये एग्रीमेंट है कि जो भी दोनों देशों ने जो भी किया है, मतलब जो उनके नेवल बेस हैं जहाँ पे अपनी मतलब अपने लड़ाकू विमान या अपनी नेवी वगैरह या अपने आर्मी जो भी उतार सके, तो एक दूसरे के जो मिलिट्री बेस है उनको क्या कर सकते हैं, वो कल अगर कोई भी लड़ाई होती है तो उनको वो साझा कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे का यूज कर सकते हैं बेरोक टोक। अपने मतलब एरोप्लेन या लड़ाकू विमान वहाँ पे उतार सकते हैं और वे हमारे यहाँ पे उतार सकते हो। ऐसा करने वाला कौन सा देश है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी ऐसा किया है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है जिससे कि वो दोनों के जो मिलिट्री बेस है उनको साझा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों किस लिए एक्चुअली ये है क्या? एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे अपनी नेवी उतार सकता है, तथा भारत भी जो ऑस्ट्रेलिया का है को जो आइलैंड है वहाँ पे भी उसको वो अपनी आर्मी उतार सकता है, वहाँ उसका यूज कर सकता है। एक्चुअली ये किसके लिए है? इसके द्वारा हिंद महासागर तथा जो मलका स्टेट है के इलाके हैं वहाँ पर ये नज़र रख सकते हैं एक दूसरे के साथ। और ऐसा इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो ये मोस्टली किस लिए, चाइना के लिए किए हैं। और इस समझौते के साथ साथ 9 और छोटे छोटे जो दूसरे समझौते हैं वो भी हुए हैं। MOU पे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU पे साइन हुए हैं वहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अब बात है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के जो PM है स्कॉट मॉरिसन है और यहाँ की जो करेंसी है वो है डॉलर। ठीक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब दोस्तों ये करने के पीछे रीज़न क्या है? एक्चुअली दोस्तों अभी आपको पता ही है, कुछ टाइम पहले चाइना और ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी मतलब एक तरीके से देखा तो गहमा गहमी हो चुकी थी। और वो किस बात को लेके? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने UN में चाइना के खिलाफ वोट किया था, इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मत था कि जो UN जो कोरोना वायरस की जो जांच है उनके वुहान शहर के अंदर, सभी बोलते हैं कि उसके वुहान शहर में चाइना से यह कोरोना वायरस निकला है, तो ये कह रहे थे क्या एक डेलीगेट भेजेंगे वहाँ पे स्वतंत्र जांच करने के लिए। तो इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के खिलाफ वोट किया था, तो तब से ही चाइना ऑस्ट्रेलिया से चिढ़ा हुआ है। और उसी को लेके क्या है कि अब कभी तो ऑस्ट्रेलिया को धमकी देता है, कभी इंडिया को भी। अभी इंडिया के साथ भी काफ़ी कुछ मुद्दे चल रहे हैं। जो हमारी जो लद्दाख वाली साइड है वहाँ पे इनकी चाइना की और इंडिया की जो सोल्जर हैं उनकी दोनों की मुठभेड़ तो होती रहती है, झड़प थोड़ी बहुत। तो उसी को देखते हुए अभी भारत ने एक ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब क्या है कि जो हिंद महासागर से जो भी चाइना का माल आता है वो मलका स्टेट से द्वारा होके जाता है, तो उन पे नज़र रखने के लिए ये दोनों ने किया है। और इससे चाइना बहुत ज़्यादा तिलमिलाया भी हुआ है, बट उसके तिलमिलाने से कुछ होना जाना है नहीं, तो इसलिए उसमें ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। बट ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है दोनों देशों के लिए। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। चीनी संसद पीपल कांग्रेस में अब हांगकांग विधान परिषद में विवादित विधेयक पारित हो गया है। इसमें क्या प्रावधान है? तो दोस्तों इसके अंदर प्रावधान क्या है? इसमें है ऑप्शन ए, चीनी झंडे को जलाना अपराध है। बी, चीनी राष्ट्रगान का अपमान करना गैरकानूनी है। सी, चीनी सरकार के खिलाफ अपशब्द बोलना गैरकानूनी है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, जो चीनी राष्ट्रगान है उसका अपमान करना गैरकानूनी है। अब इन्होंने क्या है, पहले तो अपमान कर सकते थे, बट अब क्या है कि हांगकांग की जो विधायक है, विधान परिषद है, उसमें यह बिल पारित हो गया है। वहाँ के जो सदन है वहाँ से ये बिल पारित हो गया है और अब ये कानून बन गया है। अब अर्थात अब कोई भी अगर जो चीनी एंथम है, राष्ट्रीय गान है, अगर उसका अपमान करेगा तो उसको सजा भी होगी। और सजा में क्या है, उसको 3 साल की जेल हो सकती है तथा 50,000 हांगकांग जो डॉलर है वो उसको जुर्माने के तौर पे लग सकते हैं।
और दोस्तों जो चाइना का जो राष्ट्रीय गान है वो है मार्च फॉर द वॉलेंट्री। ये वहाँ का जो राष्ट्रीय गान है ये है। अब दोस्तों ये एक्चुअली विवादित किस लिए था, एक्चुअली इसको लेके काफ़ी विवाद था और ये मामला यूएन ने, यूनाइटेड नेशन में भी गया था। बट अब फिलहाल इन्होंने हांगकांग ने ये विधान परिषद में यह बिल में अभी विधेयक पारित कर दिया है, तो अब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब ये वहाँ का कानून बन चुका है। एक्चुअली दोस्तों ये जो चाइना, हांगकांग एंड वियतनाम, ये दोनों एक तरीके से चाइना का ही पार्ट है। बट ये क्या है कि दोनों इंडिपेंडेंस बॉडी हैं अपने आप में, मतलब इनकी जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें अलग हैं चाइना से। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत सरकार ने तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 2200 नागरिकों को कितने साल तक का प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी, 10 साल। तो दोस्तों भारत सरकार ने जो तबलीगी जमात के जो बंदे इकट्ठे होते हैं हर साल यहाँ इंडिया के अंदर, तो क्या है उन पे भी जमात पे जो बैन लगा दिया है कि तबलीगी जमात का कोई भी विदेशी नागरिक यहाँ पे नहीं आएगा। एक्चुअली अभी कुछ टाइम जब भी कोरोना हुआ था, स्टार्टिंग स्टेज में था, तब दिल्ली में जो निजामुद्दीन वाला एरिया है वहाँ पे करीबन करीबन 2500 के करीब तबलीगी जमात के लोग थे। जबकि उस टाइम हफ्ता 10 दिन हो चुका था ये जो लॉकडाउन लगे हुए, और वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे। बट वहाँ पे क्या था, एक जो मरकज़ था, मरकज़ के अंदर 2500 से लेकर 2500 तक लोग वहाँ पे इकट्ठा थे, और वहाँ पे बहुत से लोग वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उस और फिर क्या हुआ, वो जो तबलीगी जमात के जितने भी बंदे थे वो सारे निकल के क्या हुआ, कुछ विदेश, एक विदेश तो खैर कोई जा नहीं पाया क्योंकि तब तक जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री थी वो सब ऑलमोस्ट सील थी। लेकिन क्या हुआ, वो देश के अलग अलग कोनों में, मतलब अलग अलग स्टेटों में कहीं 10 कहीं 20 ऐसे ऐसे करके डिवाइड हो गए, और उनकी वजह से भी कोरोना बहुत ज़्यादा फैला और ये बहुत एक तगड़ा लंबा चौड़ा इसका बहुत भी इशू भी रहा था। बाद में सबको ढूंढ ढूंढ के निकाला गया, कुछ बच भी गए थे, मोस्टली निकल ही गए थे, और उनको क्वारंटाइन में और उनकी मतलब जांच की गई तो उनमें से काफ़ी तो उसमें पॉजिटिव ही मिले थे। तो दोस्तों ये तबलीगी जमात था। एक्चुअली ये भी एक जो मुसलमान होते हैं उनकी एक ये जमात ही होती है अलग अलग से। और यहाँ पे क्या है कि अलग अलग कंट्री के जैसे हो गया, जैसे कुवैत, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, अरब और इथोपिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ से मतलब ऐसे ऐसे सब जगह कंट्रियों से यहाँ पे जो तबलीगी जमात के लोग थे वहाँ पे ये इकट्ठा होते थे। दिल्ली के अंदर जो निजामुद्दीन है वहाँ पे। और अभी पकड़ने के बाद जो उसका जो मौलाना आसाद था वहाँ पे वो भी गायब था, क्योंकि उस पे भगोड़ा का मतलब एक तरीके से टैग लगा दिया था कि ये भगोड़ा था, और वो वास्तव में भाग भी गया था क्योंकि उसने क्या है कि बहुत आपत्तिजनक बयान दिया था, लोगों को भड़काया था, तो उसको लेके। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, अब तबलीगी जमात का कोई भी बंदा इंडिया के अंदर 10 साल तक आ नहीं सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत सरकार ने विदेशों से लौट रहे भारतीयों को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों अभी आपको पता ही है कि अब हमारे जो वायुसेना द्वारा और जो समुद्री पोर्ट है उनके द्वारा जो है कि विदेशों से धीरे धीरे लोगों को यहाँ पे इंडिया में वापस लाया जा रहा है। तो उसी को देखते हुए उनको यहाँ पे इंडिया में रोजगार दिया जाए, तो उसके लिए क्या इन्होंने एक स्वदेश योजना, हमारा जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है, स्वदेश। स्वदेश योजना का जो उन्होंने क्या है एक शुरुआत की है। एक्चुअली ये क्या है स्वदेश योजना? एक्चुअली दोस्तों ये स्वदेश की जो फुल फॉर्म बनती है वो है इसका वो है स्किल वर्क अराइवल डाटा फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों ये है क्या, एक्चुअली जो मतलब जो भी विदेश से लोग आते हैं तो उनका एक बाकायदा पूरा बायोडाटा तैयार किया जाएगा, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, उसमें उनका डाटा किया जाएगा, उनके अंदर क्या क्या स्किल है, कितनी क्वालिफिकेशन है, किस चीज़ में वो माहिर हैं, तो उसके हिसाब से उनकी जो जो भी स्किल है उनको क्या है एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, और उसके हिसाब से फिर उनको रोज़गार दिया जाएगा। इससे क्या है कि जो 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 पिछले विदेशों में क्या है बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, तो उनके जो काम करने की क्षमता है वो काफ़ी बेटर होगी, तो उनका अच्छे तरह से यूटिलाइज किया जाए, इसीलिए यह इन्होंने रोजगार स्वदेश रोजगार योजना चालू की है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये किसके तहत की हुई है? इस योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय तीनों ने मिलकर इसका डाटाबेस तैयार किया है।
तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने 11 से 16 अगस्त तक होने वाले बैडमिंटन श्रृंखला को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों अभी जो ये बैडमिंटन BWF जो बैडमिंटन जो अभी इसका क्या टूर्नामेंट होने वाला था, उसको क्या है कोरोना वायरस के चलते रद्द हो गया और ये भारत के अंदर होने वाला था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, हैदराबाद ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसका ये नाम है। एक्चुअली इसको भी क्या किया है, अभी कैंसिल कर दिया है ड्यू टू कोरोना वायरस। वो तो सबको पता है। अब ऑलमोस्ट जितने भी हैं मोस्टली क्या है 99% जितने भी टूर्नामेंट थे, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो कुश्ती हो, व कबड्डी हो, या क्रिकेट हो, या टेबल टेनिस हो, वटेवर मतलब कुछ भी हो, सभी ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुके हैं। सिर्फ कुछ को छोड़ के जो ऑनलाइन खेले जा सकते हैं। कुछ टाइम पहले भी केरला सरकार ने एक ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट कराया था। आई थिंक उसके बाद तो ऐसा कोई टूर्नामेंट हुआ नहीं है जिसके अंदर मतलब जो इस तरह का हुआ हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन ए है। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये WTO क्या है? WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। जैसे WHO है उसी तरह से ये भी है विश्व व्यापार संगठन। तो उसमें अगला भारत का अपना जो अगला राजदूत होगा वो किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रजेंद्र नवनीत। इन्हें अभी अगला भारत जो WHO है वहाँ पे राजदूत नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों ये ब्रजेंद्र नवनीत ये कौन है? ये 1999 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर हैं। ऐसे दोस्तों जितने भी जो अधिकारी होते हैं जिसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हैं या हाई कमिश्नर नियुक्त करते हैं या फिर कोई जैसे सचिव, इस तरह के कोई भी अधिकारी होते हैं वो मोस्टली 101% क्या होते हैं, वो या तो IPS होते हैं या IAS होते हैं या IFS होते हैं। इस तरह अधिकारी रेंज के जो बंदे होते हैं वो उनको इस तरह से वहाँ पे मतलब अपॉइंट किया जाता है। अब दोस्तों बात है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और हमारा WHO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो हेड है वो है पास्कल लामी। इसमें जो तो टोटल कंट्री है वो है 164 टोटल कंट्री है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं और दोस्तों इसमें जैसे अपना ये ऑप्शन बी है CB जॉर्ज, ये कहाँ थे? ये भी कुवैत के जस्ट अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सॉरी, कुवैत के जो एम्बेसडर हैं वो बने हैं। और दूसरी है रवीश कुमार, ये कहाँ के? ये फिनलैंड के भी एम्बेसडर बने हैं। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ED का नया मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? एक्चुअली ED क्या है दोस्तों? ये है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो वर्ल्ड बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं दोस्तों वो उसके ये सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए। ये कौन है? ये है ऑप्शन ए। इसका दोस्तों ऑप्शन ए राइट है, राजीव तपोनो। ये दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये है राजीव टपोनो। ठीक है दोस्तों। ये क्या है? ये पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी उनके निजी सचिव थे। लेकिन अब क्या है, अब ये वर्ल्ड बैंक के ED के मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिए गए हैं। और ये कहाँ के थे ये दोस्तों? 1996 में गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात यहाँ वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन DC। ये कहाँ पे है? अमेरिका में, साउथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यहाँ के डायरेक्टर कौन है? वो है डेविड मोलपास। और ये डेविड मोलपास कहाँ के हैं? ये हैं हमारे पुर्तगाल के, हाँ पुर्तगाल के। और यहाँ के MD और CEO है अंशुला कांत। ये कहाँ की है? ये अपने इंडिया की है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना? ये दोस्तों आई थिंक इंडिया का ऐसा पहला राज्य है जो मुफ्त में इंटरनेट दे रहा है। पहले इंटरनेट एक दो जगह जो रेलवे स्टेशन थे वहाँ पे तो मिलता था, बट पूरे राज्य में मिलता था। ये पहली बार ऐसा फर्स्ट राज्य बन गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केरल।
तो केरल सरकार ने ऐसा किया है। दोस्तों खाना फ्री, रहना फ्री, लाइट फ्री, पानी फ्री, ये चीज़ तो सुनी होगी, पर इंटरनेट भी फ्री, ये आज पहली बार मतलब देखने को मिला है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो बात है दोस्तों केरल की। केरल की जो राजधानी वो है त्रिवेंद्रपुरम, कैपिटल है, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है पिनराई विजयन, और गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा 9 और विधानसभा 141। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 14। और दोस्तों यहाँ के कुछ फेमस चीज़ के हैं वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पेरिये वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहाँ पे बहुत फेमस है, और एक शांत घाटी यहाँ का बहुत फेमस है। अभी कुछ टाइम पहले ही केरल सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की थी। एक्चुअली ये क्या था, एक गाड़ी थी एम्बुलेंस टाइप की, उसके आगे एक कैमरा लगा हुआ था स्क्रीनिंग के लिए, और अंदर डॉक्टर बैठे थे, उस पर तिरंगा लगा हुआ था। और क्या थी, जो कोरोना के मरीज थे या विक्टिम टाइप से, तो जिसको चेकिंग होनी थी, तो यह करते थे उसके सामने करके उसके अंदर बैठे बैठे वो चेकिंग कर सकते थे। तो इस तरह का ये था। एक कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट भी इन्होंने रोबोट नामक लॉन्च किया था। ये क्या था, जो सरकारी अस्पताल थे वहाँ पे इन्होंने यह इसको तैनात किया था। इससे बेनिफिट ये था कि जो भी कोरोना वायरस से मरीज थे उनकी सेवा में इसको रखा गया था, ताकि एक्चुअली होता क्या है, डॉक्टर और नर्सेज जो सेवा में होते हैं वो कितनी सावधानी बरतते, फिर भी कोई ना कोई हल्की फुल्की भूल हो ही जाती है, और उस भूल का मतलब है कोरोना वायरस से इफेक्टेड होना। तो उसी को देखते हुए कर्मी रोबोट तैनात किया गया था, क्योंकि रोबोट है, रोबोट को तो कोरोना वायरस हो नहीं सकता, तो इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल भी है। एक तो ब्रेक द चेन अभियान भी इन्होंने स्टार्ट किया था। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने के फोन योजना भी स्टार्ट की थी। ठीक है दोस्तों। और अभी केरला, आई थिंक आपको पता होगा अभी केरला चर्चा में क्यों है दोस्तों। अभी 2-3 दिन से केरला बहुत ज़्यादा चर्चा में है। उसका रीज़न क्या था, एक जो अभी कुछ टाइम पहले था, किसी आदमी ने जो हाथ हथनी थी उसको क्या किया था, वो प्रेग्नेंट थी, उसको क्या किया था, अनानास के अंदर बम डाल के उसको खिला दिया था। तो क्या हुआ था, वो बम जब वो खाने लगी तो उसके मुंह में जाके अंदर फट गया, और उससे हुआ क्या, वो 2-3 दिन तक एक जगह पानी में खड़ी रही, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। और वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में उसका बच्चा भी था। तो इसको लेके काफ़ी मतलब काफ़ी इंटरनेशनल इंटरनेशनल नहीं कर सकते, नेशनली काफ़ी इशू बना है। काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने यहाँ तक कि रतन टाटा ने भी इसके खिलाफ अपने ट्विटर अकाउंट पे बोला है। तो उसी को लेके अभी हाल ही में केरल बहुत ज़्यादा चर्चा में था। अभी न्यूज़ आई थी कि शायद पकड़े गए थे 2 लोग थे जिन्होंने ऐसा किया था। बट अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एक मतलब निंदनीय कर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान तो अब क्या बोले, इंसान इतने मतलब जानवरों से भी गया गुजरा हो चुका है आज के टाइम में। तो एनीवे दोस्तों, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा को भी खेल रत्न के लिए इनका जो नाम है वो नामित है। नीरज चोपड़ा दोस्तों किस खेल से संबंधित है? ये है ज्वेलिंग थ्रो मतलब जो भाला फेंक होता है उस खेल से संबंधित है। और दोस्तों जो भारत रत्न पुरस्कार है यह सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है इंडिया का खेल के अंदर। और इसमें इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। ठीक है। इसमें क्या क्या दिया जाता है दोस्तों? इसमें 7.5 लाख रुपए कैश दिया जाता है, एक शील्ड दी जाती है तथा एक सर्टिफिकेट और एक मेडल दिया जाता है। अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों रोहित शर्मा को भी यह मिला था, और बजरंग पूनिया तथा दीपा मलिक को भी 2018 के अंदर ये दिया गया था। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? तो दोस्तों अभी ये जो ग्लोबल समिट 2020 हुआ था, एक्चुअली ये वर्चुअल हुआ था। इसमें हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये समिट की मेजबानी को थी यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने इसकी मेजबानी, ब्रिटेन ने इसकी मेजबानी की थी। तो ठीक है। तो और दोस्तों इसमें अब बात यूके की, तो ये यूके के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम, इसके जो पीएम है वो है बोरिस जॉनसन। अभी कुछ स्पेल हाल ही में क्या हुआ था, बोरिस जॉनसन को भी कोरोना से इफेक्टेड हो गए थे, बट वो क्या हुआ, अभी ठीक हो गए हैं और अभी अच्छे से वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ठीक है दोस्तों। और भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे भाग लिया था, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है लंदन।
और यहाँ की जो मोनार्च हैं मतलब राजशाही हैं जो है एलिजाबेथ द्वितीय। यहाँ की करेंसी क्या है? स्टर्लिंग पाउंड। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आप यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।